नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। बंगाल में 200 पार का लक्ष्य लेकर बीजेपी चुनाव पे उतरी। हालांकि इससे पहले बीजेपी के पास लगभग 3 सीटें ही पाई थी और पिछले 10-15 साल से इन वामपंथी मानसिकता वाले या कांग्रेस के सांठगांठ वाले घटकों का यानी कि पार्टियों का वहाँ पर मौजूदगी रही है और उसका नतीजा है कि रोहिया वहाँ पर काफ़ी मात्रा में बस चुके हैं। मात्रा बोलेंगे या संख्या में बस चुके हैं। और इस बार जो कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी ने जो अपनी बिल्कुल इतना पूरे श्रद्धा से, डेडिकेशन से वहाँ पर प्रचार किया और लोगों तक बात पहुंचाई, चाहे वो चाय बागान तक जाना हो और लोगों को वहाँ पर 20-25 रुपये जो या 50 रुपये जो मिलते हैं उसके बारे में बात करना हो कि आज के ज़माने में ये कैसे हो सकता है, किस तरह से इनका खर्चा चलेगा और हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या बदलाव लाएंगे, ये बीजेपी ने वहाँ पर बात रखी। और यही नहीं, जब ममता बनर्जी ने ये कटाक्ष करा कि ये तो लोकल नहीं है, तो श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने अपनी बांग्ला पे भी काम करा और उन्होंने अच्छी तरह से बंगाली जो है खूब भालो सीख ली। और साथ ही नरेंद्र मोदी जी जो अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं कि जहाँ की जैसी ऑडियंस होती है, जैसी पब्लिक होती है, उसके बीच में जाके वो संवाद करते हैं। तो प्रत्येक नेता की ये कोशिश थी, इस उम्र में 65+ की उम्र में भी मोदी जी ने कहीं कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने हर इलेक्शन को, लोग कहते हैं कि मोदी जी हर इलेक्शन में पहुंच जाते हैं, पर मेरा मानना यह है कि पार्टी के लिए कोई भी जो पार्टी प्रमुख होता है और पार्टी होती जो संगठन होता है उसके लिए कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं होती, कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो चुनाव ही निर्धारित करता है कि वहाँ जो पॉलिसी होंगी वो पीपल फ्रेंडली यानी कि पब्लिक फ्रेंडली ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। और दूसरा, वहाँ अगर कोई पॉलिसी लाना चाहते हैं तो विपक्ष उस पर बाधा ना डाले, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि भारत की राजनीति में कि विपक्ष जो है गंदी, कूटनीति भी नहीं कह, इसको हम कूटनीति नहीं कह सकते, कूटनीति होती है तो लोगों के लिए तो एटलीस्ट काम करते हैं वो पब्लिक, तो उसी आप संगठन में अलग अलग हो सकते हो, आपके संगठन अलग अलग हो सकते हैं, पार्टी अलग अलग हो सकती है, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ लोगों की भलाई करने की बात आती है वहाँ पर तो आपको एकजुट होना चाहिए। लेकिन ऐसा अमूमन देखा गया है, वो आप पार्टी हो या कांग्रेस हो या वामपंथी हो, ये हमेशा अगर मोदी जी ने कोई पॉलिसी लाए हैं या कोई केंद्र सरकार कोई पॉलिसी लाई है तो ये हमेशा उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं या वहाँ तक लोगों को पॉलिसी नहीं पहुँचने देते। पॉलिसी तो छोड़िए, वैक्सीन की बर्बादी जो लोग कर रहे हैं, जो वैक्सीन 23 लाख वैक्सीन बर्बाद कर रहे हैं, अगर उनको प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, O2 यानी कि H2 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो उन प्लांट के पैसे बर्बाद करके विज्ञापनों में चला रहे हैं। तो ऐसे लोग जहां हैं, जहां लोगों का भला ना करके हर वक्त अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबरी में दिखाना कि हम टीवी में आते हैं, इस तरह की मानसिकता वाले लोग जो आयुष्मान भारत की स्कीम बंगाल पे नहीं आने देते, इस सोच के साथ कि बंगाल में डेवलपमेंट करेंगे, इस सोच के साथ बीजेपी वहाँ पर आई और अपना पूरा दमखम लगा दिया। और लोगों को लगा अभी, जैसा कि वो जो प्रशांत जो थे, वो जो मार्केटिंग वाले थे, जो PR का काम करते हैं, वो कभी मोदी जी के साथ हुआ करते थे एक ज़माने में, इस बार वो पैसों के लिए काम करते हैं, तो भाई पैसे के लिए जो काम करता है वो किसी का नहीं होता, वो तो पैसे का ही होता है। तो इस बार उन्होंने ममता के साथ काम करा, ममता बनर्जी के साथ काम करा, तो एक वीडियो भी उन्होंने, एक ऑडियो भी उन्होंने लीक करा दी, और मुझे तो लगता है उन्होंने ही लीक करवाई होगी, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, इसको एक चाणक्य नीति की तरह आप समझ सकते हैं कि शत्रु को ये यकीन दिला दो, जो फर्स्ट नंबर का पॉलिसी है वो ये है कि शत्रु को ये यकीन दिला दो कि तुम जीत रहे हो और मैं हार रहा हूँ। तो वहाँ पर क्या है, थोड़ा काडर जो है स्थिर हो जाता है कि अरे शायद हम जीत जाएंगे। तो ये यकीन उन्होंने बीजेपी को कराया। लेकिन बीजेपी अपनी राजनीतिक सोच के लिए जानी जाती है, समझ के लिए जानी जाती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो जीती जाए, हर जगह उसके जो टेक्निक है वो काम आई जाए। प्रचार की एक टेक्निक है, लोगों तक पहुंचना। और मैं ये जानती हूँ कि बीजेपी का क्या है कि बीजेपी हर चुनाव को एक सा लेके चलती है, लेकिन अब एक समय आ गया है जब बीजेपी को ये निर्धारित करना पड़ेगा कि जहाँ पर
इस प्रकार के बाहरी शत्रु जो कि आधार कार्ड बना के, जिनका आधार कार्ड वहाँ की राज्य गवर्नमेंट घुसपैठियों का साथ देकर उनको केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, देश का बेड़ा गर्क करने के लिए इस्तेमाल करती हैं कि वो अपनी राजनीतिक गढ़ को मजबूती से किले की फतेह के समान फतेह कर पाएं, उस तरह से जो राजनीति खेलने वाले लोग हैं उनके वहाँ उनको साम दाम दंड भेद अपनाने की ज़रूरत है। और इसलिए कहीं पर उनको अपनी रणनीति चेंज भी करनी पड़ेगी। 2024 जो है ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि मैं जानती हूँ कि लोग कहीं ना कहीं ये सोचेंगे, क्योंकि इस बार जो 3 सीटों से या कुछ कम सीटों से इतनी सीट जो आई हैं, 75+ आई थिंक इतनी हैं, तो इतनी सीट भी जो 100 के अंदर सीटें सिमटी हैं, इतनी सीट भी आना बीजेपी के लिए एक तरह से एक 3000 गुना फायदा है। लेकिन बीजेपी की सरकार ना बनने का एक और चीज़ ये है कि ममता बनर्जी जो विध्वंस की राजनीति खेलती हैं, जितने भी वे वामपंथी हैं विध्वंस की राजनीति खेलते हैं, और इनका सीधे सीधे मानना ये होता है कि अगर तुमने हमको वोट नहीं दिया तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। और आपको एक बार ममता बनर्जी ये कहती हुई, संदेश साफ देती हुई नजर आई थी कि अभी पुलिस जो भी काम कर रही है, प्रशासन जो भी काम कर रहा है, अगर मैं दोबारा आ गई तो देख लेना। और इनके एक प्रतिनिधि ये बोल रहे थे। और सबसे बड़ी गंदी बात ये थी इस बार चुनाव की एक गंदी बात ये थी कि केंद्र सरकार ने इस चीज़ को मंजूरी कैसे दे दी। उनको इस बात में हस्तक्षेप करना चाहिए था जब ये बोला गया कि बैलेट से भी आप वोट दे सकते हैं कोरोना के चलते। या तो आप वोटिंग करवाते ही नहीं, इलेक्शन रद्द करवा देते, आप अपनी शक्ति का उपयोग करते। और ये कहना कि भैया ये तो संवैधानिक अधिकार है, जी नहीं, अगर देश विपत्ति में है और इतना त्राहम हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं थी इलेक्शन करवाने की। आप उसको भंग कर सकते थे और जितनी चीज़ें उनके खिलाफ थी उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे। आपके पास सत्ता है, पावर, सब कुछ है, शक्ति है। आप उस शक्ति, अगर आपकी जगह ये होते या इंदिरा गांधी होती तो क्या वो सारी चीज़ों को इलेक्शन ही रद्द नहीं करवा देती? सब कुछ रद्द करवा सकती थी। आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते थे, बता सकते थे कि कोरोना वायरस है, महामारी है, पेंडेमिक चल रहा है, हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। लेकिन जिस तरह से वहाँ पश्चिम बंगाल में हालात बने हुए हैं, इसके तहत हम जो ये विधानसभा, मतलब ये जो पार्टी है, इसको रोकते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। इनका शासन जो है लोगों के खिलाफ है और यहाँ मार कटाई हो रही है। मैंने आपको इससे पहले भी सजेशन दिया है कि जो ये जितने घुसपैठिए हैं, इनको अगर इनकी देश नहीं ले रहे हैं तो भारत इनको यहाँ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। शूट एट साइट के निर्देश दिए जाएं और जितने भी इनको यहाँ आते हैं तो इनकी फ़ोटो के साथ, ये संभव है दूसरे देशों में हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, इनकी फ़ोटो के साथ रेटिना और जो भी इनका लेते हैं खून की जांच के साथ जितने भी लोग एंटर करे हैं और जो इनकी मदद कर रहे हैं उनके तक वोटिंग राइट, जो इनको मदद करते हैं घुसपैठ करने पर, उनके वोटिंग राइट, या कोई वो बड़े ओहदे पे बैठा अधिकारी हो या कोई एमएलए एमपी हो, उसके वोटिंग राइट और उसकी नागरिकता को ख़त्म कर देना चाहिए। और इनके खून की और डीएनए की सबकी जांच करते हुए इनको जेल में डालना चाहिए और कोई खाना वाना नहीं देना चाहिए। ह्यूमन राइट्स, ये राइट्स वो राइट्स आपके देश को बचाने नहीं आएगा। आप अभी तक, जैसा ममता बनर्जी ने एक ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करा, जैसे कि एक न्यूज़पेपर में भी लिखा था, ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करा। उन्होंने ब्रह्मास्त्र ये इस्तेमाल करा कि उन्होंने बाहरी बेनाम लोकल, यानी कि बंगाल की बेटी, मतलब बंगाल की बेटी केवल ममता बनर्जी हैं, वहाँ रूपा गांगुली जो हैं वो बंगाल की बेटी नहीं, जिनके काफिले में हमला कर दिया जाता है। लॉकेट चक्रवर्ती है, कौन है, लॉकेट हैं, महिला सांसद जो थी, उन पे हमला कर दिया जाता है, महिला नेत्री पर, और उनके हाथ तक में चोट आती है। तो वो बंगाल की बेटी नहीं थी। जो अभी एक गरीब महिला जीती हैं, वो बासु जीती है, कौन, बसोई जीती है, जो लेडी जीती है, जो गरीब महिला जिसके पास 3 बकरी 3 गाय है, वो बंगाल की बेटी नहीं है। उसकी जीत जो है वो अविश्वसनीय जीत है जो उनकी, उसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और जो 75 ईयर्स की, जो 75 साल की जो बुजुर्ग माता जी थी, जो बुजुर्ग दादी जी थी, उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार के उनकी मृत्यु कर दी गई टीएमसी के गुंडों के द्वारा। तो वो बंगाल की बेटी नहीं थी, वो बंगाल की अस्मिता में खतरा नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात में पैदा हुए
और उनको पूरी भारत ने एक्सेप्ट करा और कई अन्य मित्र देशों ने उनको एक्सेप्ट करा, उनके खिलाफ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बनाना, रोहिंग्याओं को वोटिंग अधिकार देकर उनकी बस्तियां वहां बसा के 2012 से वो बस्तियां बसाई गई हैं, इसके तहत कि आने वाले, क्योंकि ममता बनर्जी को आप कम मत समझिए, वो उसका बस चले, उसको अगर अपनी कुर्सी पे खतरा नजर आए तो वो देश के टुकड़े टुकड़े करने पर भी कोई गुरेज नहीं करेगी। और एक कांग्रेस है, कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसको अपना बिट्टू फेल हो रहा, जिसको अपना पप्पू फेल होता हुआ नहीं नजर आता, लेकिन पड़ोस का बिट्टू के अगर 70 में से 60 अंक आ जाते हैं, 70% में से 60% आ जाता है, तो वो बैठकर उसकी मजाक उड़ाता है कि देखो 10% से वो गिर गया। इस प्रकार का तो ये मूर्ख कांग्रेस वाले हैं। आज ये कहीं पर नहीं है, लेकिन इनको खुशी ये है कि ममता बनर्जी जीत गई और मोदी जी जो है वो हार गए, जबकि उनको ये नहीं लगता कि पूरे संगठन जो होता है उसकी मेहनत है। वो ये नहीं देख रहे कि तीन से या 4 सीटों से या 2 सीटों से वो आज इतने तक पहुंच गए। और मैं निजी तौर पर बंगाल के जितना भी संगठन कर्मी हैं, यानी कि पार्टी कर्मी हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत करी है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। भाइयों, आप लोगों ने, बंधुओं, जिस प्रकार से मेहनत करी है, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, आपकी मेहनत खाली नहीं गई है। आपने जिस प्रकार से अविश्वसनीय जीत हासिल कराई है, वह हार में भी हमारी जीत है। आप किंचित भी, बिल्कुल भी, तनिक भी घबराइएगा मत, केवल निरंतर मेहनत करिएगा, प्रयास करिएगा। बस एक ही चीज है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को, अगर वहाँ के लोकल हिंदुओं पर हमला होता है, अगर उनको राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति महोदय से भी मैं गुजारिश करती हूँ, अगर इस तरह से वहाँ तोड़फोड़, जिस तरह से ममता बनर्जी के चुनाव जीतते ही तोड़फोड़ वहाँ जारी हो गई है, जिस प्रकार से विध्वंस खेला जा रहा है, जिस प्रकार से लूटपाट करी जा रही है, जैसे कि इस्लामिक देशों में होता है, वैसे ही वो जो मिनी पाकिस्तान टाइप का वहाँ मिनी बांग्लादेश जैसा बना हुआ है, जहाँ पर जाहिल गंवार कौम आ चुकी है, उसके जो वैसे ही जाहिल होते हैं, पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, वो मदरसा छाप जाहिल वहाँ पर जो जहालत कर रहे हैं, अगर वो रुकती नहीं है, थमती नहीं है। और पिछली बार जो एक विधायक था उसको मार के बाहर टांग दिया गया था, आपको याद होगा, अगर आज वो खड़ा होता इलेक्शन में तो क्या वो जीतता नहीं? ऐसे जीते हुए लोगों को इन्होंने मारा है, और कई लोगों को तो कोरोना वायरस सरा के भी मारा है, क्योंकि बंगाल से ही, आपको याद होगा, ये एक मौलवी ने बयान दिया था, बयान क्या दिया था उसने, लाउड स्पीकर पे बोला था कि 50 करोड़ को हमें टारगेट करना चाहिए, 50 करोड़ हिंदू मरे तो हमारा जो 2050 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है वो 2030 में भी बन सकता है। अब मैं आती हूँ राष्ट्रपति महोदय से निवेदन पर। अगर आपको राष्ट्रपति जी कहीं पर लगता है, या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो भारत को बिल्कुल अपने दिल से, हृदय से चाहते हैं और इस भारत को विध्वंस से बचाना चाहते हैं, तो अगर कुछ भी गलत होता हुआ वहाँ पर हमारे जो ओरिजिनल लोग हैं उनके साथ आता है, तो कृपया आप राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करें कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन त्वरित कार्यवाही करते हुए लगा दिया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी चाहे जीत गई हैं, लेकिन वो सत्ता के लायक नहीं हैं। वह बिल्कुल एक ऐसी महिला हो चुकी हैं जो सत्ता की हवस में कुछ भी कर सकती हैं, सत्ता को पाने के लालच में, और अब तो वो पा चुकी हैं, लेकिन सत्ता को बरकरार रखने के लिए उनको किसी को भी रोकना पड़े। जैसे कि चाइना को जो फॉलो करते हैं लोग, वो एक बात और फॉलो करते हैं कि अगर किसी का भी, अगर आपको अपने विपक्ष का दमन करना है तो आप उसे मार दीजिए। ये नीति होती है वामपंथियों की। अगर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस वाली जो भी है, लेकिन उनकी सोच जो है वामपंथ की है। यहाँ भारत में वामपंथ कांग्रेस के नाम से भी चलता है, कांग्रेस ही वामपंथ है, वामपंथ ही कांग्रेस है। बस दो अलग अलग, दो मुंह के दो सांप है, एक बदन में दो मुँहे सांप हैं, ये एक सांप के बदन में दो मुँहे सांप हैं, ये बस इतना ही फर्क है। एक सांप का मुंह कांग्रेस वाला है, एक सांप का मुंह वामपंथ वाला है। ये सब एक है, लेफ्ट, ये सब एक ही हैं। ये हारे या ये जीते तो इसको खुशी होती है, इसको अपनी हार से मतलब नहीं होता। ये जीते ये हारे, या ये जीते ये हारे तो इसको खुशी होती है, इसको बस बीजेपी हारनी चाहिए, मोदी से नफरत बरकरार रखनी चाहिए। ग्लोबली यानी कि वैश्विक तौर पर, वैश्विक पटल पर
मोदी की जो छवि है वो खराब होते रहे और मोदी पे जितने लालछन लगाने हैं वो लगते रहें। बस यही इन वामपंथियों का काम है, यही इन कांग्रेस वालों का काम है। इनको अपना बच्चा फेल हो गया वो नहीं दिखाई देता, बस मोदी हारना चाहिए, मोदी के कम नंबर आने चाहिए, मोदी किसी तरह से गिरना चाहिए। ये देश डूब रहा है, ये देश खराब हो रहा है, इस देश के लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो मोदी ने करा है। मोदी कोरोना फैला रहा है, मोदी की वजह से वैक्सीन नहीं आ रही है, हम वैक्सीन को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम वैक्सीन को लगा नहीं पा रहे हैं, जितनी वैक्सीन आई है उसको लगा नहीं पा रहे हैं। बस वैक्सीन की कमी हो गई है, वैक्सीन खराब हो गई है, 23 लाख वैक्सीन खराब हो गई हैं, उसमें जो पैसा लगा हो वो खराब हो गया है। वो कुछ नहीं है। बस मोदी से लोग नफरत करें और मोदी पे थूकें, बस यही ये चाहते हैं। वैश्विक तौर पे मोदी गिरे, देश डूबता है तो डूब जाए, अर्थव्यवस्था खराब होती है तो खराब हो जाए, आगजनी तोड़ फोड़ सब कुछ करो, लूटो मारो। अभी कैसा हो रहा है वहाँ पर, लूट लो काफिरों को, वही वाला वहाँ पर बंगाल में हाल हो रहा है। ममता बनर्जी इधर चुनाव जीतती हैं, इधर शुवेंदु अधिकारी के काफिले पे हमला होता है, उधर दूसरे जो बीजेपी वाले हैं उनकी दुकान पे लूटपाट होती है, उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ होती है, जैसे कि वो भारत के बंगाल के नागरिक ही ना हों, जैसे कि वो बंगाली ही ना हों। मतलब बंगाल में जो रह रहा है वो सभी बंगाली हैं, हालांकि शुभेंद्र अधिकारी तो वैसे ही बंगाली, लेकिन जो एक भारत का नागरिक है, इस हिसाब से तो सुभाष चंद्र बोस जी या टैगोर जी जो थे ये सब बाहर ही हो जाएंगे, हम भी बाहरी हो जाएंगे। अरे ये देश हमारा है, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम किसी भी प्रदेश में जाके रह सकते हैं, किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर हम वहाँ की उस जगह के लोकल एड्रेस दिखा देते तो वहाँ, लेकिन वहाँ पर घुसपैठिए आके जो ये बैलेट से वोट दिए गए हैं साथियों, ये 100% जैसे ट्रम्प के साथ करा गया था, याद है, जैसे ट्रम्प को हराने के लिए मरे हुए लोगों के नाम पर भी वोट पड़े, जो लोग थे ही नहीं, जो लोगों का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। जिस InsideAmerica.com में मैंने काम करा है, मतलब वो एक सिस्टम होता था, मैंने मल्टीनेशनल का मतलब उसके लिए काम करा है, मतलब लीगल लॉ फॉर्म एक जो कॉल सेंटर्स के लिए चलती थी, टी मोबाइल कंपनी, चेज मैनहट्टन बैंक, इसके लिए एक वेबसाइट दी जाती थी, फर्स्ट अमेरिकन फर्स्ट.com समथिंग कुछ थी, अभी मैं नाम भूल रही, तो उसमें कितने पॉसिबल रिश्तेदार हैं, कितने लोग हैं जो व्यक्ति की जान पहचान के हैं, वो सब आ जाते थे। तो उसी तरीके से आज आप अगर देखेंगे तो मरे हुए लोगों तक के वोट अमेरिका में दिए हैं। तो उसी तरीके से बैलेट से आज जो वोटिंग हुई है, मतलब जो वोटिंग उस वक्त हुई, उसमें टीवी में बैठ के उनके प्रतिनिधि कह रहे थे नहीं आप देख लीजिएगा जीतेंगे हम ही, जब आंकड़ा पास हो रहा था कह रहे थे इतने वोटों से हम जीत जाएंगे। तो मुझे ताज्जुब ये हो रहा था, क्या तुम्हारी पहले से तुम्हें पता था कि कितने लाख वोट गए हुए हैं, उन बैलेट से तुमने कितने लाख वोट भेजे हैं? क्योंकि ये तो, और जिस उल्गेरिया या बुल्गेरिया जो जगह थी, जिसकी मैंने आपको न्यूज़ भी यहाँ पर पढ़ के बताई थी कि वहाँ का टीएमसी का जो विधायक था वो वहाँ पर 8-10 ईवीएम मशीन लेके बैठा हुआ था, और जब बीजेपी के कैंडिडेट ने उसकी शिकायत करी तो पुलिस ने गिरफ्तारी भी करी, लेकिन वहाँ पर जो बूथ अधिकारी था वो वहाँ पर ही सोया हुआ था, उसकी गाड़ी भी वहाँ पर थी। तो उसने कहा था कि क्योंकि वहाँ के जो केंद्रीय सुरक्षा बल था वो नहीं था, वो मौजूद नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गया, मेरे रिश्तेदार का घर है, और वो टीएमसी के कैंडिडेट का घर होता है, तो और वही कैंडिडेट बाद में जीत जाता है। आप ये इत्तेफाक मत समझिए, ये बार बार जो मोदी पे आरोप लगाते हैं ईवीएम का, लेकिन असली खेल ईवीएम का इन्होंने करा है। और देखिए मुसलमान ये जो बोल रहे हैं कि हम कोई राशिक है कि रशीद है जो कह रहा है कि जो रशीद है वो कह रहा है कि अभी तो आप आने वाले 10 सालों में देखिए सरकार कैसे बनाई जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट और इस देश की सरकार, अगर इस देश के नागरिक ये फैसला कर लें कि जिस प्रकार से हमारे जब देश विभाजित हुआ था और पाकिस्तान में हिंदुओं को इस तरह के अधिकार नहीं दिए गए, अगर दिए जाते तो शायद वो भी वहाँ पर अपना कुछ अच्छा कर पाते, लेकिन हिंदू क्योंकि
उदारता, कायरता को उदारता, और उनको समझ में नहीं आता, हिंदुओं को ये समझ ही नहीं है कि आखिर उदारता किसको दिखानी चाहिए। जो बिल्कुल पशु समान है, यानी कि पशु तो फिर भी अच्छा होता है, लेकिन जो बिल्कुल दानवीय प्रवृत्ति का है उसके साथ आप मानवीय आधार पे आचरण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हिंदुओं को जब इस प्रकार के अधिकार पाकिस्तान में नहीं दिए गए और धर्म के धार्मिक आधार पे देश का विभाजन हुआ, तो अब ये यहाँ की गवर्नमेंट को भी संविधान में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। क्यों हम अंग्रेजों का संविधान फॉलो कर रहे हैं? हमें इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए कि भैया ये देश हिंदुओं के लिए बना था और हम पे जबरदस्ती इस प्रकार का ये थोप दिया गया, और आज जो यहाँ पर रह रहे हैं ये इस प्रकार की हमारे खिलाफ ओपन जिहाद कर रहे हैं और ओपन चुनौती दे रहे हैं। और इवन राजस्थान वगैरह में जो अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि तुमने श्री राम टेम्पल बना दिया, इसलिए बाबरी मस्जिद गिरा दी, इसलिए तुम पे अजाब हो रहा है, मोदी कोरोना, मतलब जो भी इस प्रकार के जो लिंकेज कोरोना के दिए जा रहे हैं वो भूल रहे हैं कि इनकी तबलीगी जमात ने ही ये कोरोना फैलाने के काम करे और देश को बर्बाद करने का काम करा। और जो आज ममता बनर्जी जीती हैं ये केवल बैलेट, नकली बैलेट के वोट और प्लस जो जिहादी वहां पर इनको वोट दे रहे हैं वो असम का वो बकरुद्दीन, याद है, वो खुद ही घुसपैठिया है। बकरुद्दीन जो है वो खुद ही भारतीय नहीं है। आप बकरुद्दीन की गंदी शक्ल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा बकरुद्दीन यहाँ का है ही नहीं। जितने भी ये आते हैं ना ये अजीब से शक्ल वाले, ये बकरी जैसी दाढ़ी वाले अजीब से, ये ज़्यादातर बाहर के हैं और ये 10-12 सालों से यहाँ भारत में घुस के भारत में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, भारत की राजनीति की दृष्टिकोण भी, भारत की दिशा और दशा भी तैयार कर रहे हैं, ऊपर से हमारे ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं, लोकल लोगों को मार के। यानी कि आपको याद होगा बोडोस को मारा था इन्होंने, बोडो जनजाति के लोगों को वहाँ मारा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए इनसे लड़ाई करी और लोहा लिया, और फिर उसके बाद सोनोवाल सरकार बनी, उन्होंने काफ़ी हद तक इनको काबू में किया। उन्होंने कहा कि हम मदरसों के लिए पैसा नहीं देंगे, धार्मिक किसी भी शिक्षा के लिए, चाहे वो किसी भी जाति मज़हब की हो, हम अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के पास जितना भी फंड आता है, ममता बनर्जी वहाँ के लोकल लोगों को, यानी कि वहाँ के हिंदुओं को ना देते हुए जितने भी घुसपैठियों की बस्तियाँ बसाई हुई हैं वहाँ पर भी हिंदुओं की लड़कियों को उठाया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी मुक्त दर्शक बन के बैठी रहती हैं। तो आज जो जीत हुई है, जितनी भी हमें जीत हुई है, वो वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हुई है। उनको मैं बहुत नमन करती हूँ। भाइयों, आगे आने वाला संघर्ष जो है वो आसान नहीं होगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है। और जो बंगाल में एक बहुत लंबे अरसे तक जो ब्रिटिशर्स ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपना जो पढ़ाई लिखाई में हस्तक्षेप बनाया वहाँ की एजुकेशन सेक्टर में, उसका एक नतीजा था कि उनको जो है ये चीज़ें जो हैं बहुत मॉडरेट तरीके से लेते हैं, उनको ये सब दिखाई नहीं देता जब तक पानी जो है सर से ऊपर ना गुजर जाए। आपने ये जो झूठा भाईचारा, कई लोग जो बंगाल में सोच रहे हैं ये जो झूठा भाईचारा है, तो आप समझ लीजिए ये ब्रदरहुड केवल मुसलमान का मुसलमान के लिए, आपके लिए नहीं है। और आप जो ये इस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं ना कि कोई बात नहीं, मुसलमान जीत जाए तो क्या हुआ, बीजेपी तो यहाँ डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स करती है। तो याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, फाउंडर जो थे, वो बीजेपी के, जिन्होंने संघ का इसका निर्माण करा है, ये जो इस संगठन का निर्माण करा है ना, जिसकी नींव पड़ी है, बीजेपी की जो नींव पड़ी है, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ही पड़ी है। और उन्हीं का नारा था कि एक देश, एक निशान, एक संविधान, मतलब ये जो नारा था। और कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, और पूरा कश्मीर सारा का सारा हमारा है, इस तरह से जो उन्होंने नारा दिया था, वो भी एक भारतीय बंगाली भाषी थे। तो प्लीज़ ज़रा अपनी आंखें खोलिए, ये आपको निगल जाएंगे, आपको मार मार के वहाँ से निकाला जाएगा, जैसे पड़ोस के बांग्लादेश में निकाला जा रहा है। और आपसे आपके मुंह पर थूक के ये लोग ज़कात लेंगे, इसलिए अभी भी आप सतर्क हो जाइए। और मैं ये सोचती हूँ, मेरा विचार है कि हारने के बाद भी जीत है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष के रूप में बीजेपी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाएगी। और अब इतने कैंडिडेट्स तो हैं बीजेपी के पास कि वो गंभीरता से वहाँ पर अपने जो जीते हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर वो विकास कर सकती है। और एक
आगे आने वाले कल की रणनीति तैयार कर सकती है। लेकिन संविधान में फेरबदल बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ों के बनाए हुए संविधान को हमें सिरे से नकारना चाहिए और कुछ कानून में चेंज लाना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर कानून में चेंज नहीं लाया गया और इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये सच्चाई है कि 9 करोड़ 9.5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर हैं और वहाँ पर कम से कम 2.5 करोड़ हैं, तो ये 2.5 करोड़ के सुअर की तरह अगर 6-6 बच्चे होते हैं, 12-12 बच्चे होते हैं, तो ये वाकई में वहाँ आपकी दिशा दशा वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, जो कि हुआ है। इनकी एकता देखिए, इन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया है, ना ओवैसी को ना किसी को, केवल वोट विभाजन ना हो करके इन्होंने ममता बनर्जी का कि मुसलमानों एक हो जाओ, और जो ड्रामा उन्होंने करा, ब्रह्मास्त्र जो खेला कि वो लंगड़ी लूली सी हो गई और उसके बाद मोदी ने मुझे मारा, ये करा वो करा, और बाद में जब आई तो बिल्कुल सीधी आई, मतलब सही 2 पैरों पर आई। तो इसलिए आप लोमड़ी के साथ मनुष्य सा व्यवहार नहीं कर सकते, लोमड़ी के साथ आपको सियार से भी चालाक होना पड़ेगा। और जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने जानो माल की सुरक्षा करें, और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वो इस समय केंद्र अपने सुरक्षा उन अपने कार्यकर्ताओं को मुहैया कराए और कड़े कानून बनाए। अगर कुछ भी गलत होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि कानून बदला जा सकता है। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करना पड़े और नए तरीके से वोटिंग राइट्स का जो चुनौती हमारे लिए आ रही है, इसको तैयार करना पड़े तो करिए, क्योंकि देश बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लस जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आइए, वरना ये हमारे देश को निगल जाएंगे, ये हमारे देश में किसी काम के नहीं हैं। और ये जो माइनॉरिटी कोटा है, ये जो माइनॉरिटी है, सबका साथ सबका विकास छोड़िए मोदी जी, अपने कोर वोटर को पहचानिए। आपका कोर वोटर जो है इसको पहचानिए, और ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अच्छा हुआ ये लोग तो ये डिज़र्व करते हैं। नहीं, अगर हमें कोई शिकायत है तो वो हमारी निजी है, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी से शिकायत करके अपना नुकसान नहीं करना है। जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि ओवैसी कुछ दे ना दे हमारे लिए खड़ा है, उसी प्रकार से कोई भी आती है जाती है, वो कुछ नहीं देती, काम हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन देश को सुरक्षित रखने के लिए हमें ये समझना होगा, जो ट्रंप के साथ वामपंथियों ने, उस सोरस ने करा, जिससे मिलने की सोनिया गांधी गई थी, सोरस जिसकी बेटी या किसी ने इस्लाम अपना लिया है, जो कि गांधी फैमिली का बहुत क्लोज लॉयल फ्रेंड है, वो वहाँ का बिजनेसमैन है, वो काफ़ी फंड करता है, उसने इस बाइडेन को फंड करा, और इन्होंने ही ट्रंप को सुनियोजित साजिश से कोरोना दिया उस माइक में लगा के, जो भी था वायरस, इट्स अ बायो वेपन। मैं तो वायरस नहीं कहूँगी, वायरस होता है तो सही हो जाता है, इट्स अ बायो वेपन। ये एक मिलीजुली साजिश है, जिसके लड़का जो है वहाँ काम करता, मतलब चाइना में जिसके बिजनेसेस हैं, तो ये लोग सब जो हैं बिके हुए हैं। और उससे कुछ, जब भी सोनिया गांधी वहाँ जाती है तो सोरस फैमिली से मिलती है, और वो मोदी से इतनी नफरत करता है कि उसी के तर्ज पे ये जो चुनाव था, ये मोदी के खिलाफ था, ये भारत के खिलाफ तो है ही, ये मोदी के खिलाफ है कि मोदी किसी तरह से सत्ता से जाए और यहाँ पर जो है पाकिस्तान लवर सरकार बने, और जिससे यहाँ पर भारत में घुसपैठ जल्दी हो और जो मिशनरियों के अड्डे बंद कराए गए हैं वो चालू हों। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीज़ है। केरला में भी आप देख लीजिए, वहाँ पर भी रोहिंग्या बसे हुए हैं, जहाँ जहाँ ये बसे हुए हैं वहाँ पर हिंदुओं का दमन, और एक भी सीट आप नहीं ला सकते। इसलिए सतर्क हो जाइए। सत्ता और शासन ये डिमांड करती है, ये मांग करती है कि अगर आपको अपने देश और अपने धर्म को बचाने के लिए सारी पॉलिसी, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक पन्ने को रीचेक करना पड़े तो बहुत हो गया, उसको रीचेक करिए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि हर कोई प्लीज़ नहीं हुआ है, हर कोई प्रसन्न नहीं हुआ है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा और अस्मिता और गौरव को बचाने के लिए, उसकी ओरिजिनलिटी, अस्मिता को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए ऐसा करना पड़े तो करिए। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत छोटी व्यक्ति हूँ, लेकिन अपने भारत से बहुत प्रेम करती हूँ। अपनी जान को, अपने प्राण को जोखिम में डालकर, अपने दिल पे ना काबू करते हुए आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मेरा साथ दें। अगर आप इस वीडियो को पहुँचाएंगे अपने ग्रुप्स और अपने निजी संबंधियों तक, अपने जो जान पहचान वाले हैं, तो शायद ये बात कहीं तक पहुँच जाए।
और अगर आपको इसका कुछ अंश पसंद आ रहे हैं तो इसको डाउनलोड करके काट के उतने ही अंश को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, इस देश को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कभी मेरी बात पसंद आएगी, कभी नहीं आएगी, लेकिन प्लीज़ ये देश बचना चाहिए। हम रहे ना रहे, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन ये देश बचना चाहिए। और याद रखो, मोदी नहीं हारते, मोदी कभी कभी पैदा होते हैं, हम हारते हैं। मोदी नहीं हारते, सनातन हारता है। ये योगी नहीं हारते, ये सनातन हारता है। और जब जब सनातन हारता है वहाँ वहाँ हम खत्म होते हैं, वहाँ वहाँ नालंदा जलती है, वहाँ वहाँ तक्षशिला खंडर में बदलती है, वहाँ वहाँ विध्वंसी गौमांस खाते हैं, वहाँ वहाँ गौ पूजा नहीं होती, वहाँ वहाँ गौ के खून से सूप पिया जाता है। इसलिए वहाँ साधुओं की समाधि नहीं होती, वहाँ साधुओं के योग नहीं होते, वहाँ साधुओं की नरमुंडी बलि दी जाती है, वहाँ छोटी बच्चियों के बलात्कार किए जाते हैं। इसलिए आप आने वाले खतरे को पहचानिए। वो ईरान, वो पारस का ईरान, वो पुरु राजा का, वो पुरु महाराज का ईरान चला गया है। वो अफगानिस्तान, वो गांधार नरेश की पुत्री गांधारी का कांधार बन गया, आज खंडर है, जहाँ बौद्ध भिक्षु और जहाँ सनातन बहुत अच्छी तरह से फलभूत था, जो बहुत अच्छी विकसित नगरी थी। इसलिए पहचानिए इन लोगों को। अच्छे विकसित विकासशील देश की बड़ी बड़ी इमारतों को खंडर करना आता है। ये आप देख सकते हैं फिलिस्तीन कैसे हमले करता है इजराइल पे। सीखिए इसी संदेश के साथ, ये ना सोचते हुए कि ये प्राची का वीडियो है और आपको कोई किसी भी व्यक्ति को अगर मुझे निजी तौर पे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझसे घृणा के चक्कर में या मुझे ना पसंद करने के चक्कर में या कोई मेरा वाक्य ना पसंद आने के चक्कर में ये संदेश को रोकिएगा मत, आगे पहुंचा दीजिएगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत। बहुत विनम्र निवेदन करते हुए और बहुत दुखी मन से और कहीं ना कहीं अपने बंगाल के कार्यकर्ताओं पर बहुत विश्वास के साथ अपने एक निष्ठावान तरीके से उनको धन्यवाद देते मैं वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय माँ काली।